नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं अत्यंत नज़दीक आ गई हैं। इसके लिए हमें और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। मैं सत्यनारायण परीक्षा पर चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत एक नया अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने से पहले उसके सामान्य निर्देशों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे इस प्रश्न पत्र के सामान्य निर्देश क्या हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं। प्रत्येकं खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखनीया। प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिखनी है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशाः ध्यानेन अवश्यम पठनीया। और प्रश्नों के निर्देश ध्यान से अवश्य पढ़ने हैं, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारे प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठितांश अवबोधनम जो 10 अंक का है। खंड ख रचनात्मकम कार्यम जो 15 अंक का है। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम जो 25 अंक का है। और खंड घ पठित अवबोधनम जो 30 अंक का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा पूरा प्रश्न पत्र 80 अंक का हो जाता है। तो हम चलते हैं पहले खंड पर, जिसका नाम है अपठितांश अवबोधनम। और इसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश दिया होता है, जिसको पढ़कर और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। इसमें कई बार हमें समस्या आती है कि हम प्रश्नों के उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाते हैं और वो एक पदेन उत्तरतः जो प्रश्न होता है उसमें एक पद में उत्तर छांटने में हमें दिक्कत आती है। और उस समस्या को दूर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रश्न को पढ़िए, उसके शब्दों को गद्यांश में मिलाइए। जिस भी पंक्ति में वो शब्द मिलते हैं आप वो पूरी पंक्ति लिख सकते हैं। इससे आपका उत्तर गलत नहीं होगा और अंक आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश हमें करनी है कि एक पद अगर हम ढूंढ सकते हैं तो वो एक पद ढूंढकर ही लिखें। तो देखिए हम चलते हैं अपने गद्यांश पर। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि। विज्ञान के कारण ही इस संसार में बहुत अद्भुत वस्तुओं के आविष्कार हुए हैं। विज्ञानस्य चमत्कारेण अधुना सर्वत्र आश्चर्यजनकानि वस्तूनि दृश्यन्ते। विज्ञान के चमत्कार के कारण ही आज सब जगह अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देती हैं। समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति। विशाल समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज बिना किसी डर के जाते हैं। विशाले गगने वायुयानेन मानवाः अन्य देशं शीघ्रं गच्छन्ति। और इस विशाल आसमान में वायुयान के द्वारा मानव एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। विद्युत बलेन विद्युत के बल से शीतकाले उष्णता, ठंड में गर्मी, ग्रीष्म काले च शैत्यम प्राप्यते। और ग्रीष्म काल में ठंड प्राप्त की जाती है। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञानेन निर्मीयन्ते। बहुत ऊंचे ऊंचे और विशाल भवनों का निर्माण विज्ञान की तकनीकों से किया जाता है। आधुनिके युगे चल दूरवाणी, दूरदर्शनम, संगणकम, रेडियो, इंटरनेट इत्यादीनि सर्वसुलभानि जातानि। आज के इस युग में मोबाइल फ़ोन
दूरदर्शन, कंप्यूटर, रेडियो और इंटरनेट इत्यादि सबके लिए सुलभ हो गए हैं। सुखोपभोगाय अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जातानि। सुखों के उपभोग के लिए अनेक उपकरणों का आविष्कार हुआ है। येन अस्माकं जीवनं सुलभम जातम, जिससे हमारा जीवन सुलभ हो गया है। संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलम वर्तते। और आज हम देखते हैं कि विज्ञान ही हमारी मानव सभ्यता का मूल दिखाई देता है। तो आइए हम चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, केवल प्रश्न द्वयम। एक पद में उत्तर देना है और दो प्रश्न करने हैं। विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते? विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। तो इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञानम। समुद्रे विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति? समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयम गच्छन्ति। इस प्रश्न का उत्तर है निर्भयम। तीसरा प्रश्न है, संप्रति अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलम किम वर्तते? संप्रति अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलम विज्ञानम वर्तते। तो इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञानम। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण वाक्येन लिखत केवलम प्रश्न द्वयम। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और दो प्रश्न इसमें हमें करने हैं जो दो दो अंक के हैं। संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि। फिर से सुनिए, संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि। प्रश्न 2 देखिए, विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते? विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। फिर से सुनिए, विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। आधुनिके युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि? आधुनिके युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि। प्रश्न का उत्तर देखने के लिए गद्यांश में देखिए। इस प्रश्न में प्रयोग किए गए शब्दों को देखिए और उनको गद्यांश में मिलाइए और पूरा वाक्य वहां से उठाइए। आधुनिके युगे चल दूरवाणी, दूरदर्शनम, संगणकम, रेडियो, इंटरनेट च सर्वसुलभानि जातानि। आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक लिखना है और ये 1 अंक का प्रश्न है। इसमें हम लिख सकते हैं विज्ञानस्य चमत्काराः। शीर्षक हम लिख सकते हैं विज्ञानस्य चमत्काराः। और अगर हम दूसरा शीर्षक लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और उस प्रश्न में यथा निर्देशम उत्तरतः होता है और केवल 3 प्रश्न हमें करने होते हैं और इन 3 प्रश्नों में से 3 या 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से हमें एक उत्तर चुनना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में है हमारा विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। अत्र किम क्रियापदम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? और यहाँ हमारा उत्तर होगा कथ्यते। इस प्रश्न का उत्तर है कथ्यते। दूसरा प्रश्न देखिए, विशालानि जलयानानि अनयो विशेष्य पदम किम। इनमें विशेष्य पद क्या है? विशालानि और जलयानानि।
इन दोनों पदों में से विशेष्य पद होगा जलयानानि। तीसरा प्रश्न देखिए, दुर्लभम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दुर्लभ पद का विलोम पद इस गद्यांश में आया है सुलभम, तो इसका उत्तर होगा सुलभम। चौथा प्रश्न देखिए, विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यं प्राप्यते। अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है और इसका उत्तर होगा च। तो इस तरह से हमने इसके चारों उत्तरों को ढूंढ लिया है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 रचनात्मक कार्य के अंतर्गत होता है और इसमें एक पत्र होता है जिसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों को भरने के बाद पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, पहले हम इसकी मंजूषा देखते हैं और मंजूषा में हमें पद दिए गए हैं अभवम, नमो नमः, मित्रम, शक्नुमः, विषयै, देहरादूनतः, संस्कृतस्य अनेकासु पत्रेण और ग्रंथः। अब इन पदों के द्वारा हमें यह पत्र पूर्ण करना है और फिर से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, हम इस प्रश्न पत्र में आए हुए इस पत्र को पढ़ेंगे और एक एक करके रिक्त स्थानों को भरते हुए चलेंगे। पहला देखिए, छात्रावास है। छात्रावास, छात्रावास कहाँ है? किसी स्थान का नाम देखिए, देहरादूनतः। तो पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? देहरादूनतः। दूसरे में प्रिय आदित्य, प्रिय आदित्य के बाद नमो नमः। दूसरे में हम क्या लिखेंगे? नमो नमः। तीसरे में अत्र कुशलम तत्रास्तु तव खालिस्थान ज्ञातम तव पत्रेण। तीसरे खाली स्थान में हम लिखेंगे पत्रेण। और फिर यत त्वम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम इच्छसि, कि तुम अपनी 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ना चाहते हो। एतत् ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्नः, ऐसा जानकर मैं बहुत प्रसन्न अभवम। चौथे में लिखेंगे अभवम। यत संस्कृतं पठित्वा वयम स्वदेशस्य गौरवम अनुभवितुम शक्नुमः, क्योंकि संस्कृत को पढ़कर हम अपने देश का गौरव जान सकते हैं। इयं देव भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा वैज्ञानिकी च अस्ति। यह संस्कृत जो है देव भाषा है और विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और विज्ञान परक है। विश्वस्य अनेकासु, विश्वस्य अनेकासु भाषासु भारतीय भाषासु च संस्कृतस्य शब्दाः प्राप्यन्ते। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो यत वेदाः रामायणम महाभारतम उपनिषदः पंचतंत्र हितोपदेशादयः ग्रंथः। 8वें खाली स्थान में हम लिखेंगे ग्रंथः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। अतः त्वं सर्वै विषयै सह संस्कृतमपि परिश्रमेण पठ। अवकाशेषु मम गृहम आगच्छ, छुट्टियों में मेरे घर आना। माता पितृभ्याम मम प्रणामान कथय, और माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तब मित्रम, तो और लास्ट में नाम है वैभव। तो अब हम देखते हैं कि किस क्रम में हम इनको कर सकते हैं। देखिए, पहला जो होगा हमारा, हम सबसे पहले देहरादूनतः 1 नंबर पर रखेंगे।
फिर उसके बाद नमो नमः, हमने नमो नमः भरा था, नमो नमः को हम 2 नंबर पर रखेंगे। फिर पत्रेण, पत्रेण को हम 3 नंबर पर रखेंगे। इसके बाद अभवम, अभवम कहाँ है, सबसे पहले है, और अभवम को हम रखेंगे 4 नंबर पर, अभवम को 4 नंबर पर। फिर शक्नुमः, शक्नुमः को रखेंगे हम 5 नंबर पर। और फिर अनेकाशु, अनेकाशु को हम रखेंगे 6 नंबर पर। फिर संस्कृतस्य 7 नंबर पर, और ग्रंथः 8 नंबर पर, और विषयी 9 नंबर पर, और लास्ट में हम रखेंगे मित्रम, मित्रम को 10 नंबर पर हम रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इस पत्र को अच्छे ढंग से भर लेते हैं और फिर दोबारा से इसको लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो है वो एक चित्र दिया है और मंजूषा है, उसके आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक कक्षा कक्ष का चित्र है, उसमें एक अध्यापिका है जो पढ़ा रही है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, एक अलमारी है, एक मेज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इनको देखकर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। पहला वाक्य है एतत् कक्षा कक्षस्य चित्रम अस्ति, एतत् कक्षा कक्षस्य चित्रम अस्ति। चित्रे एका अध्यापिका छात्रान् पाठयति, चित्रे एका अध्यापिका छात्रान् पाठयति। तीसरा वाक्य होगा चित्रे शिक्षिका आदर्श वाचनम करोति। यहाँ हमारी मंजूषा में शब्द है आदर्श वाचनम, तो चित्रे शिक्षिका आदर्श वाचनम करोति। फिर चित्रे छात्राः ध्यानेन पाठं शृण्वन्ति, ध्यानेन पाठं शृण्वन्ति। पांचवा वाक्य है छात्राः मंदं मंदं स्मितहासं हसन्ति, छात्राः मंदं मंदं स्मितहासं हसन्ति। और एक और वाक्य हम लिख सकते हैं चित्रे भित्तौ आसन्दाः सन्ति, चित्रे भित्तौ आसन्दाः सन्ति। इस प्रकार से हम इस चित्र को देखकर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। और इसके अथवा में एक प्रश्न होता है जिसमें एक विषय दिया होता है, उस पर हमें मंजूषा की सहायता से 5 वाक्यों में लिखना होता है। तो देखिए यहाँ हमारा विषय है देशस्य सैनिकाः, देशस्य सैनिकाः विषय पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। और इसमें पहला वाक्य हम लिखेंगे अस्माकं देशस्य सैनिकाः देश रक्षां कुर्वन्ति, अस्माकं देशस्य सैनिकाः देश रक्षां कुर्वन्ति। सैनिकाः खलु सीमा प्रहरी भवन्ति, सैनिकाः खलु सीमा प्रहरी भवन्ति। अधिकारिणः आदिशन्ति, सैनिकाः आदेशं परिपालयन्ति, अधिकारिणः आदिशन्ति, सैनिकाः च आदेशं परिपालयन्ति। भट्टाः शत्रूणां दमनं कुर्वन्ति, भट्टाः शत्रूणां दमनं कुर्वन्ति। अस्माकं परिवाराः सुखेन सुरक्षिताः वसन्ति, अस्माकं परिवाराः सुखेन सुरक्षिताः वसन्ति। सैनिकाः आदिवसम् आरात्रौ च देशस्य सीमायाः रक्षां कुर्वन्ति, सैनिकाः आदिवसम् आरात्रौ च देशस्य सीमायाः रक्षां कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से हम इस पर 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो होता है हमारा अनुवाद का, और इसमें
अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत केवलम वाक्य पंचकम। केवल 5 वाक्यों का अनुवाद लिखना है और यह 5 नंबर का होता है, प्रत्येक वाक्य 1 नंबर का है। तो देखिए, मैं गुरुकुल में रहता हूँ। मैं अहम गुरुकुल में, गुरुकुले अहम गुरुकुले निवसामि। अहम गुरुकुले निवसामि। मेरे पिताजी क्लर्क हैं। मम पिता लिपिकः। क्लर्क को संस्कृत में कहते हैं लिपिकः और है के लिए अस्ति। मम पिता लिपिकः अस्ति। मेरी माता अध्यापिका है। मम माता शिक्षिका अस्ति। मम माता शिक्षिका अस्ति, या फिर हम लिख सकते हैं मम माता अध्यापिका अस्ति। वह सोमवार को मुंबई जाएगा। स सोमवासरे मुंबई नगरम गमिष्यति। स सोमवासरे मुंबई नगरम गमिष्यति। हम लोग वहां कब जाएंगे। यहाँ इस वाक्य में जाओगे दिया है, ये शब्द गलत है, जाएंगे। वयम तत्र कदा गमिष्यामः। वयम तत्र कदा गमिष्यामः। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। वर्षा अस्ति। सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं, वर्षा अस्ति या वर्षा भवति। इस तरह से हम इन 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में बहुत सरलता से अनुवाद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं खंड ग पर, और खंड ग में जो है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण होती है। और व्याकरण में पहला प्रश्न जो है वो है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनकी या तो संधि करनी है या फिर उनका संधि विच्छेद करना है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का है। नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति उद्यम समो बंधु, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ संधि के कई विच्छेद हो सकते हैं। न जमा अस्ति, जमा उद्यम सम, जमा बंधु। या फिर हम ऐसा करें, नास्ति उद्यम समः, नास्ति उद्यम समः विसर्ग है प्लस बंधु। फिर दूसरा देखिए, कथम जनः तम परितोषिष्यति। विसर्गों को स हो जाएगा, जनस्तम विसर्गों की जगह हो जाएगा स जनस्तम। अश्वश्चेद धावने वीरः। अश्वश्चेद, अश्वः, अश्वः जमा चेद। फिर इसके बाद है काचित इयम इति। काचित जमा इयम इति, तय की जगह द हो जाएगा काचिदियम इति। काचिदियम इति। फिर मुच्यते महतः जमा भयात, विसर्गों की जगह ओ हो जाएगा महतो भयात। विसर्गों की जगह क्या होगा ओ, और क्या लिखेंगे महतो भयात। फिर प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद जो हैं उनका समास या फिर विग्रह हमें दिए हुए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ भी केवल 4 प्रश्न करने हैं। और देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है, पहले प्रश्न के लिए हम देखते हैं, पहले प्रश्न में है पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्मः पिष्टा भवन्ति। पाषाणी सभ्यतायां लता तरु
गुल्माः पिष्टाः भवन्ति। यहाँ पर विग्रह देखना है, लताश्च तर्वः च गुल्माश्च। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, लताश्च तर्वः च गुल्माश्च। दूसरा देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। समलम पद का हमें विग्रह देखना है। समलम पद का विग्रह हम करेंगे, देखिए मलेन सहितम, इसका विग्रह होगा मलेन सहितम। समलम का विग्रह होगा मलेन सहितम। मलेन सहितम हमारा दूसरे नंबर पर दिया है, मलेन सहितम। फिर तीसरा वाक्य देखिए, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। इसका उत्तर होगा क्षेत्रस्य कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम ख। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, चौथा देखिए, राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः। पश्चाद् व्रजन्ति सख्याः अनुव्रजन्ति, अनुव्रजन्ति। यहाँ पर अव्ययी भाव समास हमारा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। और प्रश्न नंबर 7 में क्या है, यहाँ पर अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित पदों के प्रकृति और प्रत्यय या तो आपको जोड़ने हैं या फिर उनका विभाजन करना है। इसके लिए उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो है वो है, पहले विकल्प में हम देखते हैं, पहला विकल्प हमारा कहता है भाई नृपत्वम। जहां पर त्वम जुड़ा होता है ना वहां त्व प्रत्यय होता है, नृप जमा त्व, नृप जमा त्व। अध्यापिका पाठम पाठयति, अध्यापिका यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ होगा टाप प्रत्यय, अध्यापक जमा टाप, ये इसका उत्तर सही होगा। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम। फिर त्व, जैसे ऊपर नृपत्वम था यहाँ महत्वम है तो महत जमा त्व। रमणीया, रमणीया, रमणीय जमा टाप, रमणीया। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, धूर्त जमा टाप, यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, धूर्त जमा टाप। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को करते हैं और फिर आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के लिए। 8वां प्रश्न होता है वाच्य परिवर्तन का, और वाच्यानुसारम उचित पदैरिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादं विकल्पेन पूरयतः। केवलम प्रश्नत्रयम्, 3 प्रश्न इसमें हमने करने हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, प्रियंका रोहित को कहती है, रोहित खालिस्तान किम पठसी। यहाँ पर क्रिया जो है वो बिना यते जुड़ी हुई है तो इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया के लिए त्वम इसका उत्तर होगा। तो पहले का उत्तर है त्वम। फिर रोहित कहता है, मया संस्कृतस्य पुस्तकम, तृतीया विभक्ति का करता है तो क्रिया के साथ यते जुड़ा मिलेगा, पठ्यते। फिर तीसरा वाक्य देखिए, उत्तमम, उत्तम, तव खालिस्थान शुद्धम वर्तते, श्लोकोच्चारणम, शुद्धम जो है उसका विशेषण दिया है और जिस विभक्ति में विशेषण है उसी विभक्ति में विशेष्य होगा श्लोकोच्चारणम। इसके बाद है, आम प्रतिदिनम खालिस्थान श्लोकोच्चारणस्य अभ्यासः क्रियते।
यहाँ पर यते जुड़ी हुई क्रिया है तो इसलिए तृतीया विभक्ति आएगी, तो आएगा मया। इस तरह से हम इन चारों वाक्यों में देखते हैं, पहले में त्वम, दूसरे में पठ्यते, तीसरे में श्लोकोच्चारणम और चौथे में मया। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, समय। प्रदत्तेभ्य रिक्त स्थानेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम लिखता है। कालबोधक शब्द हमने लिखना है और वो चुनकर। देखिए पहला हम देखते हैं, अहम प्रातः 5:30, 5:30 यानी कि सार्ध पंचवादने। पहले का उत्तर है सार्ध पंचवादने। दूसरा प्रश्न है, रमेशः 7:45 अल्पाहारम स्वीकरोति। जो 45 मिनट होते हैं ना, किसी भी टाइम के बाद अगर 45 मिनट है तो उसमें अगला पूर्ण समय गिना जाएगा। तो 7 से आगे का पूर्ण समय क्या होता है? 8। और पादोन अष्टवादने, हमारा उत्तर होगा। माता 9:15 सवानो यानी कि सपाद नववादने मंदिरम गच्छति। फिर दूसरा वाक्य, छात्राः, फिर से सपाद नववादने, इसका उत्तर भी सपाद नववादने होगा। फिर शिक्षकः 12:45, फिर से अगला समय देखिए, 12 से आगे 1, तो पादोन एक वादने, इसका उत्तर होगा। फिर से देखते हैं हम, पहले का उत्तर जो है वो होगा सार्ध पंचवादने, दूसरे का उत्तर होगा पादोन अष्टवादने, तीसरे का उत्तर होगा सपाद नववादने, चौथे का उत्तर फिर सपाद नववादने और पांचवें का पादोन एक वादने उत्तर होगा। और अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न अव्यय का है और अव्यय में हम देखते हैं कि पहला जो है, इसमें हम देखते हैं मंजूषा, बहु बहुत अधिक, श्व आने वाला कल, कदा कब, यदि। श्व अवकाशः भविष्यति, तो श्व होगा 1। त्वम खाली स्थान पठिष्यति, तो यहां पर हम लिखेंगे कदा पर लिखेंगे 2। और फिर यदि त्वम माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्, तो यदि पर हम करेंगे 3। और करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले में हमने भरा श्व, दूसरे में कदा, तीसरे में यदि और चौथे में बहु। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमें कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद जो है वो अशुद्ध है। शुद्धम पदम विकल्पेभ्य चिनुत, विकल्पों में से शुद्ध पद को चुनकर लिखना है। और देखिए पहला है, अहम क्रीडा क्षेत्रे, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी, क्रीडामि। दूसरा देखिए, सिंह भयंकर वने निवसति। अब भयंकर जो है वो वन पद का विशेषण है और जिसमें विशेष्य है उसी में विशेषण आएगा, तो होगा भयंकरे। तीसरा है, स भोजनम कुरु। स अन्य पुरुष है और कुरु मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष के लिए होगा त्वम। ता सुंदर्य बालिका नृत्यंती। ता बहुवचन है लेकिन बालिका एक वचन है, तो यहां पर बालिका, यहां पर क्या होगा? बालिका। पहले में क्रीडामी, दूसरे में
भयंकरे, तीसरे में त्वम और चौथे में बालिका। तो इस तरह से हम इसके उत्तरों को चुनते हैं। प्रश्न नंबर जो 12 होता है वो खंड घ से होता है और इसमें पठित अवबोधन होता है। पठित अवबोधन मतलब हमारी पढ़ी हुई पुस्तक सेम उसी से। तो इसमें गद्यांश को हम पहले पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नामक गांव में तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर देउल नामक गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धारिष्ट्यात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, धृष्टतापूर्वक ढीठता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारते हुए जगाद कहा, कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, यह एक है तो इसे बांटकर खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, अगर बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो फिर उसको देख लेना। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ऐसा सुनकर बाघ ने सोचा कि यह कोई बाघ को मारने वाली है और ऐसा सोचकर डरा हुआ बाघ वहां से भाग गया। यह जो गद्यांश है वो बुद्धिर बलवती सदा पाठ से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये। देखिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। केवल 2 प्रश्न करने हैं, एक पद में उत्तर देना है। ग्रामस्य नाम किमस्ति, ग्रामस्य नाम किमस्ति, तो इसमें गांव का नाम क्या है। इसमें गांव का नाम है देउल। दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है पितुर्गृहम। तीसरा देखिए, राजपुत्रस्य नाम किमस्ति, राजपुत्रस्य नाम किमस्ति, इसका उत्तर है राजसिंह। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। और इस प्रश्न का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो देखिए क्या है, सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, उसने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए क्या कहा। कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्या कहा, कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। तो देखिए कहाँ पर है इसका उत्तर। इसका उत्तर हमें यहाँ मिलता है, ये है इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर ये हमारा है, कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। तो प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, राजपुत्र कुत्र वसति स्म। राजपुत्र वहां हमारी लाइन में दिया है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तो हमें यहाँ गांव का नाम लिखना है। देउल ग्रामे, देउल ग्रामे राजपुत्र वसति स्म। बुद्धिमती व्याघ्रम कुत्र ददर्श, बुद्धिमती व्याघ्रम कुत्र ददर्श। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, मार्गे गहन कानने बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श। मार्गे गहन कानने बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श। देखिए इसमें हमारा ये उत्तर है यहाँ पर।
मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। यहाँ सा की जगह हम बुद्धिमती शब्द लिखेंगे और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आगे चलिए, फिर हम देखते हैं यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वसति स्म इत्यस्या क्रियायाः कर्तृपदम। यहाँ पर राजपुत्र, या तो हम राजपुत्र लिखें या राजसिंह लिखें, दोनों में से कोई भी हम उत्तर लिख सकते हैं। हम राजसिंह लिखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। मार्गे गहन कानने अन्यो पदयो विशेषणम किम। मार्गे, इसमें विशेषण पद क्या है? मार्गे। वने इत्यस्य क पर्याय पद अत्र आगत। वने, वन जो है इसका पर्याय पद क्या आया है हमारा यहाँ पर? इसका पर्याय पद आया था कानने। कानने, कानने हमारा इसका उत्तर है। यहाँ पर वस्ति सम इसका था राजसिंह। राजसिंह, राजसिंह यहाँ पर हमारा था। और गहने कानने यहाँ पर मार्गे होगा इसका हमारा विशेषण। देखिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा जो होता है इसमें 13वां प्रश्न, वो एक श्लोक होता है। और हमारे पास जो श्लोक वाले पाठ हैं, हमारे पास सुक्तः है और एक हमारे पास शुचि पर्यावरणम है। तो इन दोनों में से ही कोई एक श्लोक होगा, यानी कि पद्यांश होगा, उसमें से पढ़कर हमें उत्तर छांटने हैं। देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल बहुत दूषित है और जल भी निर्मल नहीं मिलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। भक्ष्य, खाने की वस्तुएं कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिलावटी हैं। समलम धरातलम, और यह धरती कूड़े का ढेर बनी हुई है। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। तो हमें बाहर से और अंदर से इस संसार को बहुत शुद्ध करना पड़ेगा। तो हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। किम भृशम दूषितम अस्ति। किम भृशम दूषितम अस्ति, इसका उत्तर होगा वायुमंडलम। पहले का उत्तर है वायुमंडलम। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है धरातलम केन युक्तम अस्ति। धरातलम केन युक्तम अस्ति, मलेन। यहाँ पर हम अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। यहाँ समलम दिया है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है तीसरी विभक्ति में, तो हम लिखेंगे मलेन। तो उत्तर क्या होगा? मलेन। देखिए आगे, तीसरा जो प्रश्न है वो है भक्ष्यम कीदृशम अस्ति। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, इसका होगा कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है उसमें है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कीदृशम जलम नास्ति। कीदृशम जलम नास्ति, यहाँ पर होगा निर्मलम जलम नास्ति। इसका उत्तर हम लिखेंगे निर्मलम जलम नास्ति। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति। तो इसके उत्तर के लिए हम देखते हैं, एक बार फिर से हम गद्यांश पर जाते हैं और देखिए, पहला था निर्मलम जलम नास्ति। पहले का उत्तर यहाँ से है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा अस्माभिः किम करणीयम, तो यह है बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा होगा बहुशुद्धिकरणम करणीयम। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहते हैं? अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखत। अत्यधिक पद का जो पर्याय पद है
वो हमें श्लोक से चुनकर लिखना है। और उसमें क्या है, जो भृशम, भृशम में एक शब्द प्रयोग हुआ है, भृशम, और ये होगा इसका पर्याय पद। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। निर्मलम जलम अनयो पदयो विशेषण पदम किम। निर्मलम जलम, इन पदों में से विशेषण पद क्या है? निर्मलम। यहाँ पर निर्मलम जो पद है वो विशेषण है। निर्मलम इत्यस्य पदस्य विपर्य अत्र का प्रयुक्त है? समलम। समलम, उत्तर क्या होगा? समलम। तीसरा प्रश्न देखिए, संसारम इत्यस्य पर्याय पदस्य का पर्याय अत्र आगत है? जगति। इसका पर्याय आया हुआ है जगति। तो इस तरह से हम तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में क्या है, एक नाट्यांश होता है। नाट्यांश के लिए हमारे 2 पाठ हैं। पहला पाठ है शिशुरलालनम और दूसरा पाठ है सौहार्द प्रकृतेर शोभा। इन 2 पाठ में से ही एक नाट्यांश आएगा जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए यहाँ पर जो आया हुआ है नाट्यांश, वो सौहार्द प्रकृतेर शोभा से आया हुआ है। काकह, कौवा कहता है, रे प्रभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, यदि अहम तव संततिम न पालयामि तरहि कुत्र शयूपिकाः। अगर मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तो कहाँ से कोयल आएंगी? अतः अहम एव करुणापरः पक्षी स्म्राटः काकः। इसलिए मैं ही करुणावान दया वाला पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः समीपतः एव आगच्छन्, हाथी पास से ही आता हुआ, अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन्नेवाहम अत्र आगच्छम्। मैं पूरी बात को सुनकर ही यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं बड़े शरीर वाला हूँ। बलशाली, बलशाली हूँ। पराक्रमी च, और वीर हूँ। सिंह व शात अन्य कोपि वा, शेर हो या कोई अन्य हो, वन्य पशून तु दुधंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुओं को तंग करने वाले जीव को मैं अपनी सूंड से लपेटकर मार दूंगा। किमन्य कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या मेरे जैसा पराक्रमी वीर कोई है? अतः अहम एव योग्य वन राजपदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूं। वानर कहता है, अरे अरे अरे, एवं वाह, ऐसी बात है क्या? शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर नीचे आता है और जल्दी ही हाथी की पूंछ को भी हिलाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। जिस प्रकार से वो शेर को तंग कर रहे थे, उसी प्रकार से हाथी को भी तंग करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तो यह पढ़ने के बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न के लिए हमें क करुणापर अस्ति, क करुणापर अस्ति, तो इसका उत्तर होगा क कह। दूसरा देखिए, दूसरे प्रश्न के लिए है क विशालकाय अस्ति, क विशालकाय अस्ति, तो इसका उत्तर होगा गजः। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न के लिए कस्य सुंडः अस्ति, कस्य की जगह गजस्य, कस्य की जगह लिखेंगे गजस्य। दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न के लिए क्या है, कह सिंहम सुंडेन मारिष्यति, इसका उत्तर लिखेंगे गजः। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो एक अलग तरीके से पूछे गए हैं, जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क की जगह शब्द प्रयोग करेंगे और बाकी इसको पूरा लिख देंगे। क सिंहम सुंडेन मारिष्यति, क की जगह लिखेंगे गजः सिंहम सुंडेन मारिष्यति।
क गजस्य पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। क की जगह लिखेंगे वानरः। वानरः गजस्य पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। क पिकस्य संततिं पालयति। क की जगह लिखेंगे काकः। काकः पिकस्य संततिं पालयति। यथा निर्देशम उत्तरत। दो करने हैं। पिकः इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदं किम? पिकः इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदं किम? स्युः। इसका जो क्रियापद है वो है स्युः। अहमेव योग्य वनराजपदाय। अहमेव योग्य वनराजपदाय। यहाँ पर अव्यय है एव। इसमें अव्यय है एव। करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। एषु पदेषु विशेष्य पदम किम? यहाँ पर विशेष्य पद है काकः। यहाँ पर विशेष्य पद है काकः। करुणापर और पक्षी सम्राट दोनों इसके विशेषण हैं। तो आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। और प्रश्न नंबर 15 जो है वो प्रश्न निर्माण का होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए प्रश्न नंबर 15। विद्यालये अध्यापकः छात्रान् अध्यापयन्ति। छात्रान्, आन जुड़ा हुआ है, क्या क्या आन जोड़ दो, कान लिख दो भाई, प्रश्न निर्माण हो गया। कान लिख दो, प्रश्न निर्माण हो गया। फिर आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। आरक्षी चौरेभ्य त्रायते। चोरेभ्य, एभ्य जोड़ दो भाई, क्या के ऊपर एभ्य जोड़ दो तो बन जाएगा प्रश्न निर्माण केभ्य। प्रश्न निर्माण हुआ केभ्य। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। मानवई सदा सत्यम वक्तव्यम। ऐ की मात्रा है वो ले लो और लगा दो क के ऊपर, बना दो कई। क्या बना दिया? कई। चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न के लिए है श्रीगालेन। एन उठा लो भाई और एन को क के ऊपर लगा दो, बन जाएगा एन। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा, जो शब्द दिया गया है उसी विभक्ति में किम शब्द के रूप को लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केन। फिर आगे है परम अर्थकारशेन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। यहाँ पर बस यानम की जगह किम। यहाँ पर क्या है? बशयानम जो है, यान शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है और किम शब्द के नपुंसकलिंग का रूप हमने लिखना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे किम। किम इसका प्रश्न निर्माण होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, जिसमें मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयेत। श्लोक का अन्वय हमें करना है। ये 4 हैं और 4 नंबर का ही दिया है। वैसे 2-2 नंबर के 2 श्लोक भी कई बार आते हैं, लेकिन इसमें 4 का ही एक ही श्लोक दिया है और दूसरा श्लोक इसके अथवा में दिया है। हमें श्लोक पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन सा शब्द उसमें से मिसिंग है, वो उठाकर रिक्त स्थान में लिखना है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः। यहाँ पर आए हैं, वाक्पटु आया है, धैर्यवान है, मंत्री है, सभायाम है, अपि है और अकातर है। पहली लाइन के जो शब्द हैं वाक्पटु, धैर्यवान, मंत्री, सभायाम अपि और अकातर। दूसरी लाइन में स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। शब्द हम देख लेते हैं। इसमें नीचे जो मंजूषा में शब्द दिए हैं, एक तो है वाक्पटु। वाक्पटु किससे पहले है? धैर्यवान से पहले। परिभूयते, परिभूयते किसके बाद है? परई के बाद। और अकातर, अकातर कहाँ है? सभायाम के बाद।
और केन किसके पहले है? अपि के पहले। तो हम ऊपर श्लोक को देखेंगे और नीचे इन मंजूषा में से उठाकर शब्दों को हम लिखेंगे। तो पहले में हम लिखेंगे मंत्र, यह मंत्री वाक्पटु, पहले में आएगा वाक्पटु। फिर धैर्यवान, सभायाम अकातर, दूसरे में आएगा अकातर। तीसरे में स परई, फिर अपि से पहले कौन था? केन, यानी कि तीसरे में आएगा केन। और चौथे में परिभूयते, चार में परिभूयते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहले में वाक्पटु, दूसरे में अकातर, तीसरे में केन और चौथे में परिभूयते। फिर चलते हैं आगे, इसका अथवा वाला श्लोक देखते हैं और उसमें भी इसी तरह से हमने देखना है कि वाक्य को कैसे देखा जाए। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। विदुषां कथनमस्ति यत्, प्रथमा के आगे कौन आया? आचार्य है, तो आचार्य पे आएगा एक। प्रथमा धर्म वर्तते इति कथनम, इति कथनम हमारे पास से लिखना है या मनसी, दो पर लाना है मनसी। फिर धारणीय, मन में धारण कर लो। अस्माभि, अस्माभि प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्य तीन पे, अधिक सावधानतया सदाचारस्य रक्षा, रक्षा पर चार आ जाएगा, विशेष रूपेण करणीया। पहले में आचारः, दूसरे में मनसी, तीसरे में प्राणेभ्य और चौथे में रक्षा। तो इस प्रकार से हम इनको करते हैं। फिर आता है घटनाक्रम, और घटनाक्रम के लिए आपका पाठ को अच्छे ढंग से हिंदी सहित आना बहुत आवश्यक है। यहां हम देखते हैं, देखिए, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन् अवदत्, त्वं मानुषादपि बिभेषि, व्याघ्र व्याकुलचित्तो नष्टः, भवान् कुतः भयात् पलायितः, अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्, कथम एकैकश व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ, बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद पुनरपि मुक्ता अभवत। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहला वाक्य क्या हो सकता है। सबसे पहले वाक्य में है, सबसे पहला जो वाक्य हमारा होगा वो है भाई पहले नंबर पर पहला, यह है पहला। फिर इसके बाद दूसरा जो वाक्य बनेगा वो क्या था कि जब उसने कहा कि क्यों एक एक बाघ के लिए लड़ रहे हो, इसके बाद ये वाला वाक्य आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम पे आएगा 3। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा जो वाक्य है वो है, ऐसी बातें सुनकर बाघ डर के भाग गया था, 4 पर आएगा 4। और फिर 5वें नंबर पर आएगा, उसको देखकर रास्ते में किसी ने उसको देखा था और वो कौन था? धूर्त श्रीगाल था, तो दूसरे नंबर पर आएगा 5। फिर उसने क्या कहा था कि भवान कुतः पलायित, कहाँ भाग रहे हो? 6ठे नंबर पर आएगा 5। और 7वें नंबर पर आएगा 3, मनुष्य से भी डर रहे हो। और फिर 8वें नंबर पर आएगा 8। तो इस तरह से पहला पहला है, 7वां दूसरा वाक्य दूसरे नंबर पर आएगा, 6ठा तीसरे नंबर पर आएगा, चौथा चौथे नंबर पर आएगा, दूसरा 5वें नंबर पर आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इन वाक्यों को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और फिर अंतिम प्रश्न जो होता है, अंतिम प्रश्न होता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलेन उचित अर्थम
चिनुतः। 3 नंबर का ये प्रश्न होता है हमारा। प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ को चुनना है। तो यहाँ पर जो पहला है इसमें क्या है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम, दुर्वहम का उत्तर होगा कठिनम। प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम क्लायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अत्तुम खाने के लिए, अत्तुम है खाने के लिए, तो भक्षितुम। कृषकः तम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। तोदनेन कष्टप्रदानेन। गुह्यम आख्यति, गुह्यम आख्यति राज को बताता है, बताना बोलना होता है तो वदति। गुह्यम आख्यति वदति। य इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च। प्रभुतानि बहुत अधिक, तो होगा बहुनी। पहले के लिए कठिनम, दूसरे के लिए भक्षितुम, तीसरे के लिए कष्ट प्रदानेन, चौथे के लिए वदति और पांचवें के लिए बहुनी। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यह जो प्रश्न पत्र है बहुत देखने में आसान है, इतना कठिन नहीं है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो हम अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरह से मैं आपके लिए और अच्छा कार्य कर सकता हूँ। धन्यवाद।